नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, पॉलिटिका 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट हम कर चुके हैं पहले, और अगला आज जो पॉलिटिका टेस्ट है उसमें आपका पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। पिछले टेस्ट में आपको पता ही होगा, जो 2 पार्ट में हमने किया है उसमें हम कर चुके हैं फंडामेंटल राइट से लेकर सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सब हम कर चुके हैं। अब बाकी जो बचे हुए अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पंचायत राज वाला, म्यूनिसिपैलिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, भाग 5 जो है, और स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी देखेंगे। और इसके अलावा जो कुछ बॉडीज है, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सवाल करेंगे, प्रेसिडेंट से जुड़े हुए सवाल करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए सवाल करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सवाल करेंगे, और जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के भी क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस टेस्ट के साथ ही आपका पूरा पॉलिटी हो जाएगा, और इस टेस्ट को हम 2 भाग में करेंगे, एक आज और एक कल। तो कल आपके ये समझिए कि पॉलिटी, ये 4 टेस्ट, वैसे टेस्ट 2 हैं लेकिन 2-2 पार्ट में हमने बनाए 50-50 क्वेश्चन करके, और टेस्ट 2 ऐसे ही इसको करेंगे, आज 50 और कल 50। तो पूरे आपके 200 क्वेश्चन में पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। और उसके अलावा जो हम बता रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशंस में, उसमें बचे हुए क्वेश्चन भी आप हैंडल कर लोगे अगर इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आते हैं। तो UPSC जो अपना मई में है वो छात्र देखे इसको, और UPPCS वाले भी अभी से अपना फंडामेंटल जो है क्लियर करते चले, वो भी देखते चले किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वो हम बीच बीच में बताते रहते हैं कि ये UPPCS के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, तो वो भी आप देखते चले। क्योंकि पॉलिटी का क्या है, लगभग दोनों में ना, UPSC और UPPCS या MPPSC वगैरह जितने भी स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं, पॉलिटी लगभग सेम आती है। UPSC के लेवल की ही पॉलिटी इधर ही पूछते हैं। जो अलग से फैक्चुअल पूछते हैं वो हम बता देंगे आपको, और उस जब PCS का प्री नज़दीक आएगा उसके अलग से फैक्चुअल क्वेश्चन के भी टेस्ट करा दिए जाएंगे। तो अभी इन टेस्ट का फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका समय से। तो अंतिम समय का वेट मत कीजिए दोस्तों, अभी से करते चलिए। क्योंकि देखा है कि छात्र क्या करते हैं, जब प्रीलिम से 1 या 2 महीने पहले लगेंगे, जिनका कम से कम फंडामेंटल कमजोर है, जो नए छात्र है, वो तो अभी से करते चले। जो एक्सपर्ट छात्र है वो तो कर सकते हैं 1 महीने या 2 महीने में, लेकिन आप लोगों को अभी से करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपना अपना विजन का अगला टेस्ट जो है 6311। अभी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये देखिए, विधानसभा से पहला क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं? तो सही हैं बताना है आपको। देखिए, वह किसी सदस्य जिसका व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो को सदन से बाहर होने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये तो आप देखते होंगे, लोकसभा में भी जो हमारे ओम बिरला जी है वो बोलते हैं कि भाई जो भी अव्यवस्था फैला रहा है वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सेम राज्य विधानसभा के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारी का ही कार्य होता है कि जो सदन है जिसका भी है, वो राज्य विधानसभा का या विधान परिषद का जिसका भी जो अध्यक्ष होता है उसका ही काम होता है पीठासीन अधिकारी का, कि वहाँ अनुशासन बनाए रखे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह सत्र के दौरान सदन की बैठक को आहूत और स्थगित करता है। तो ये आप समझिए कि जो बैठक को आहूत जो राज्यों में है वो राज्यपाल करेगा, और केंद्र में राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं, उसे किसी सदस्य के निलंबन का निरसन करने का अधिकार है। जो अगर किसी सदस्य का निलंबन कर देता है, ये मान लिए आपका जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं किसी सदस्य का निलंबन कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन उसको निरसन करने का, अर्थात जो निलंबन जो किया है पीठासीन अधिकारी ने, उसको रोकने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। तो ये गलत है। निलंबन ये करते हैं लेकिन निरसन नहीं करते। निरसन कौन करेगा? निरसन का अधिकार जो है वो सदन के पास होता है। जैसे राज्य विधानसभा के जो है वो प्रस्ताव पारित कर जो है निलंबन को रोक सकती है, अर्थात निरसन को रोक सकती है, निलंबन को निरसन कर सकती है। तो इसमें केवल एक सही है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, पहले वाला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अब आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ जो है ना फर्स्ट FPTP बोलते हैं इसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये प्रणाली होती है हमारे यहाँ। जो भी लोकसभा या राज्यसभा MLA MP जो हम लोग चुनते हैं, उनकी प्रणाली ये होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होता है,
आपने, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसे समझाएंगे। से फर्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में परिवर्तित कर दिया जाए तब इसके परिणाम क्या होंगे, संभावित परिणाम क्या होगा। पहला क्या है, राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के अनुपात में सीट जीतेंगे। ये तो नहीं होता ना, मान लिया आपने देखा होगा कि बीजेपी को मान लिया 30% सीट बनी है लेकिन उसको बहुमत मिल गया, तो उसको जरूरी नहीं कि 30% सीट मिले, कम या ज़्यादा भी मिल सकती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज से डिसाइड नहीं होता ये। अगर यहाँ क्या होता है, जिसको भी ज़्यादा वोट मिलती है उसको ही विजेता डिक्लेयर कर दिया जाता है, भले ही उसको 50% से कितनी भी कम वोट मिली हो। तो यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अर्थात जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, मान लिया ABCD, इसको अगर 30% भी वोट मिलती है लेकिन सबसे ज़्यादा मिल गई तो यही विजेता बनेगा। तो यही होता है, इसलिए सीटों के अनुपात में जीतेंगे नहीं, ये गलत है। ये इसमें होता है ना, समानुपातिक वाले में। समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तीसरा देखिए, सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधनों की संख्या अधिक हो सकती है। तो क्या है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, उपयुक्त कथन सभी कथन सही है। तो देखिए, हाँ एक्चुअली ये हम इसके बारे में बता रहे थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के प्रणाली में, लेकिन अगर समानुपातिक में कर दिया जाएगा तो ये समानुपातिक में ये सही हो जाएंगे सारी चीज़ें ना, है ना। लेकिन अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट देखेंगे तो ये सारी गलत है। तो ये क्वेश्चन ही यही पूछा कि भाई इससे हटकर अगर हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो फिर ये सारी सही हो जाएंगी, अर्थात ये सही हो जाएंगी, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में ऐसा होता है कि, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो कंसेप्ट के साथ आपको बता दिया गया, इसका उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संसदीय समितियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है, तो संसदीय समितियां आप पढ़ लीजिए कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, स्थायी और अस्थायी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इनका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए सही है कि गलत है, ये पहला कथन सही है। ये अपना प्रत्यावेदन सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि संसदीय समिति जैसे लोकसभा अध्यक्ष कोई संसदीय समिति का गठन करता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन देंगी, तो ये कथन हो जाएगा गलत। इनका संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, इनका सचिवालय संसदीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, नहीं ये भी नहीं होता है। इनका जो है ना लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी होता है वही सचिवालय, उसी के सचिवालय का काम है कि इसको उपलब्ध कराया जाए, इसका कार्यालय सचिवालय, ठीक है। तो पहला सही है, केवल ये सही है, और 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए करंट का क्वेश्चन है, करंट इसमें आप याद करिए जनवरी 2026 का पूरा करंट है इसमें, है ना। तो ये देखते चलिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मई में एग्जाम होता है तो भी आएगा, अगर PCS का अक्टूबर में होता है तो भी जनवरी के बाद के करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुर्खियों में रहे क्रोप्स एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दशाओं में अंतरिक्ष में पौधे उगाने का इसरो का पहला जैविक प्रयोग है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा अभी हमारे जो शुभांशु शुक्ला थे ना, उनका नाम शुभांशु शुक्ला ही था शायद, वो जो गए थे अंतरिक्ष में तो उन्होंने वहाँ लोबिया के बीज पैदा किए थे, तो ये उससे संबंधित हैं, क्रोप्स एक्सपेरिमेंट जो है ना। तो ये पहला जैविक प्रयोग है, बिल्कुल पहली बार ऐसा किया कि भारत ने अंतरिक्ष में पौधे उगाए हैं, इसरो ने मेनली लोबिया के बीज उन्होंने उगाए थे, लोबिया, है ना, ये याद रखना आप, ये भी पूछ सकता है। दूसरा क्या है, प्रयोग के एक भाग के रूप में अरहर या तूर के बीज अंकुरित किए, नहीं ये गलत है, बताया ना अभी लोबिया के बीज उगाए थे। तो इसमें क्या हुआ, उत्तर क्या हुआ हमारा, सही पूछ रहा है तो उत्तर ए हुआ, इसका पहला सही है। आगे चलते हैं, करंट का क्वेश्चन, रेडियो एक्सिस नेटवर्क RAN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, देखते हैं RAN क्या है। यह रेडियो लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच एक वायरलेस संचार सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। RAN लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड और बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम बैंड दोनों में संचालित किया जा सकता है, तो ये भी सही है।
तो इसकी यही खूबी है, ये आपको याद रखना कि दोनों में आपको लगेगा कि नहीं एक में होगा गलत होगा तो गलत हो जाएगा उत्तर। अगर आप वो सोचोगे तो इसका उत्तर क्या होगा, दोनों सही है, उत्तर सी हो जाएगा इसका। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु समझिए विधेयक को सुरक्षित रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात आपको पता होगा जब राज्य की जो है विधानसभा कोई बिल पास करके भेजती है तो राज्यपाल उसको साइन करता है। राज्यपाल उसे रोक भी सकता है या राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रख सकता है। तो इसी संदर्भ में पूछा है क्या है, यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाता है तब राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा कथन देखते हैं, यदि राज्य विधानमंडल संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना विधेयक को पुनः पारित करता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। तो ये राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। अब देखते हैं, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो ये भी सही है क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसलिए राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर वो नहीं कर सकता ये, क्योंकि समझिए उच्च न्यायालय जो बड़ी हाई बॉडी होती है उसके अधिकार को खतरे में नहीं डाल सकता राज्यपाल अपनी मर्जी से। और आप जानते हो एकीकृत न्यायपालिका है तो भी वो, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो केवल राज्य सरकारों के अधीन नहीं होते हैं, यहाँ पर वो केंद्र सरकार अधीन तो किसी के नहीं होते, लेकिन वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर से होता है फिर हाई कोर्ट होता है, तो राज्य इनको कुछ कर नहीं सकता, ना अधिकार बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी के या संसद के अधीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मूल संविधान में संघ सरकार के मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो ठीक है, ये पता होगा आपको। ये कब लगाया गया था, ये लगाया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, संविधान संशोधन में। उसमें क्या किया गया था कि 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या। ये अटल बिहारी जी के टाइम पे शायद आया था, तो 2003 में आया था, यहाँ 2003 में। तो मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, मतलब पहले जितने चाहो मंत्री बना लीजिए आप, खुश करने के लिए 50 बनाओ 100 मंत्री बनाओ, लेकिन ये अच्छा संविधान संशोधन आया, इन्होंने कहा कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे भाई साहब, नहीं तो सबको खुश करने के लिए मंत्री बना देते थे पहले लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 उपबंधित करता है कि यदि कोई विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत निर्हेय अर्थात अयोग्य घोषित होता है तो वह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। ये कथन पूर्णतः गलत है। ये किसके तहत दिया गया था, ये प्रावधान इसी में किया गया था जो हमारा 91वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। अच्छा, ये याद रख लीजिए, इन कई बार ना इनकी मैचिंग ही पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। तो सही हुआ केवल एक। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेते हैं। तो आपको पता होगा जो समिति होती है उसमें कौन कौन होते हैं, सीधा सा है, भारत के राष्ट्रपति भी होंगे उसमें, भारत के मुख्य न्यायाधीश तो होंगे भाई, हाई कोर्ट के जो होते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, और इन सब से भी सलाह ली जाती है ना। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये जो है ना हमारे मुख्य न्यायाधीश इन सब से परामर्श करते हैं, उसके पश्चात होती है नियुक्ति इनकी। देखो मुख्य सचिव का तो कोई रोल होगा ही नहीं, है ना, और ना नेता प्रतिपक्ष का इसमें रोल होता है, तो ये 2 नहीं होते हैं, पहले 1 2 3 4 होंगे, तो उत्तर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति PAC के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात जो गलत है वो बताना हमें। अब टिक करते चलेंगे जो सही है जो गलत है। इसे सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। तो ये बड़ी ही पुरानी है, याद रखिए, ये सही है, और इसके प्रावधान के तहत किया था, लेकिन गठन इसका 1921 में हुआ था, ये भी याद रखिए, ये भी पूछ सकते हैं किस वर्ष गठन हुआ था। प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे, लेकिन 2 साल लगे गठन करने में, तो 1921 में गठन हुआ था, तो लेकिन ये कथन सही है।
वित्त मंत्री पीएससी का अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, तो अध्यक्ष कैसे होगा, है ना, ये गलत है, सोचिए। इससे अगला देखते हैं, इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, ये भी सही है। लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, 15, और राज्यसभा से होते हैं 7, टोटल 22 होते हैं इसमें ना, ये याद रख लीजिए, कई बार ये भी कथन में पूछता है डायरेक्ट। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, हमारा उत्तर हो गया बी, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है तो इसमें बी ही गलत दिया हुआ है पीएससी के बारे में। ये नहीं है या है जरूर पढ़िए दोस्तों, जैसे बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हटाने के तो ये हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका चयन कैसे, आपको पता होगा। लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, वो चयनित हो या नॉमिनेटेड है, सभी सदस्य वोट करते हैं और जो जीत जाता है उसको राष्ट्रपति बना दे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के केस में आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं, इन सब के केवल चयनित जो सदस्य है वही वोट करते हैं, है ना। लेकिन जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है तो हटाने में सभी होते हैं, नॉमिनेटेड है या चयनित है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक होती है, बिल्कुल गलत। महाभियोग शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता इसमें, है ना, ये महाभियोग शब्द इससे जुड़ा ही नहीं है। दूसरा क्या, हटाने के लिए संकल्प प्रभावी बहुमत से सदन के दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, ये गलत है। केवल राज्यसभा में होना चाहिए, बाकी दूसरा साधारण बहुमत से करेगी लोकसभा। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार निर्दिष्ट नहीं है। देखिए, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ लिखा हुआ है आधार नहीं दिया है। मतलब आधार का मतलब होगा भाई उसे क्यों हटाया जा रहा है, किस कारण से हटाया जा रहा है। मान लिया उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है या कार्य करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो ये आधार नहीं दिए हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया जरूर दी है। अगर यहाँ लिखता संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है तो गलत हो जाता, प्रक्रिया दी है। तो अनुच्छेद किस में दिया प्रक्रिया, ये भी याद रखिए आप, 67B में कैसे हटेगा ये सब दिया हुआ है। तो देखते हैं, अब ये हुआ हमारा गलत, सही ये वाला सही हो गया, बाकी 2 हो गए गलत। तो इसका उत्तर सही है पूछ रहा है, तो केवल 3 सही है, उत्तर सी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ना बारीक बारीक चीज़ से आप पढ़ा कीजिए ना, कन्फ्यूजन होगा तो फिर उत्तर गलत लग जाएगा। आधार पूछा है इसलिए ये सही हो जाता है, आधार कोई आधार नहीं दिया संविधान में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुभारंभ किया, तो ये पता होगा आपको, खान मंत्रालय के अधीन होता है। इस संदर्भ में नेशनल क्रिटिकल मिशन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात पीएसयू और निजी प्राइवेट कंपनियां को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज अर्थात क्रिटिकल मिनरल परिसंपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। तो ये तो देखिए, कोई भी मिशन होगा उसका यही काम होगा, जब खान से संबंधित है, खनन से, तो प्रोत्साहन ही करेगा, तो ये सही है, लॉजिकल आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, इस मिशन में खनिज अन्वेषण से लेकर अंतिम उत्पादों की पुनर्प्राप्ति तक मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल होंगे। तो भाई जब इतनी बड़ी नीति आएगी तो सभी चरण शामिल होंगे, ये तो कॉमन सी चीज़ है, नहीं भी पढ़ा होगा देखिए आप तब भी लगा सकते हैं इसको। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, देखिए अभी बताया था खनन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये गलत हो गया। तो सही बताना है, तो उत्तर 1 और 2 सही है, उत्तर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, धन विधेयक अर्थात मनी बिल। आप जानते होंगे अनुच्छेद कौन सा होता है, सबको पता है, 110 के तहत होता है मनी बिल की परिभाषा जो है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। ए, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। तो ये देखिए उल्टा दिया है इन्होंने, जो सभी धन विधेयक होगा, मनी बिल जो होगा वो फाइनेंस बिल होगा, और सभी फाइनेंस बिल जरूरी नहीं है मनी बिल होंगे, ऐसे याद रखिए, मनी बिल जो है और फाइनेंस बिल, तो सभी मनी बिल तो फाइनेंस बिल होंगे, लेकिन सभी फाइनेंस बिल जरूरी नहीं है कि वो मनी बिल हो। तो यही हो गया आपका गलत। दूसरा देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, तो ये तो करता ही है, उसी को केवल उसी को ये अनुमति है और इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नहीं आप गलत प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान में यही है, ये सर्वे सर्वा है, यही बताएंगे कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है।
एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वह राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक को क्या है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये भी सही है। तो गलत पूछा है क्वेश्चन, इसका उत्तर ये हो गया। देखिए, भारत में राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्तें पर्याप्त है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है ना, वो पहले एक दल होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो राष्ट्रीय हो या प्रांतीय, मतलब राज्य स्तर का हो। तो जब वो कुछ कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन पूरा करता है उसे या तो राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है, जैसे आम आदमी पार्टी को मिला था, अभी आपने देखा होगा कई स्टेट में इलेक्शन जीती थी, और उससे पहले उसे राज्य का दर्जा मिलता है, राज्य का दल माना जाता है। जैसे समाजवादी वगैरह जो राज्य के दल होते हैं छोटे छोटे, और जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनकी कुछ कंडीशन होती है। अब देखिए, यह किसी भी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% या लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीटें, मतलब 6% या 4 सीटें। बिल्कुल सही है, ये कंडीशन होनी जरूरी है। दूसरा क्या है, यह लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट जीतता है। तो ये भी सही है। अब अगला देखते हैं, इसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, ये याद रख लीजिए, ये 4 राज्यों में होना चाहिए, 2 में नहीं। तो ये गलत हुआ। उत्तर क्या हुआ, सही बताना है तो 1 और 2, उत्तर ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। तो ये आपको पता होगा, अधिकतम 60 दिन रह सकते हैं। सीधा सा उत्तर है इसका। अगर वो 60 दिन के अनुपस्थित बिना अनुमति के रहता है तो उसको सदस्यता छोड़नी पड़ जाएगी, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अनुमति लेकर चाहे पूरा साल मजे ले, कोई दिक्कत नहीं है। अनुमति लेकर 60 दिन से भी अधिक भी रह सकता है, बिना अनुमति के नहीं रह सकता। लेकिन जैसे अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है क्लास में बच्चों की, यहाँ भी वही नियम है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, विधान परिषद। अब आपको पता होगा, विधान सभा और विधान परिषद 2 चीज़ें होती हैं। विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, ये आपको पता होगा। अभी 6 में है, किस किस में है, यूपी के साथ बिहार, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र और तेलंगाना। ये केवल 6 राज्यों में अभी क्या है, विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद कौन सा, 167 है शायद, इसका याद कर लेना आप एक बार, 67 या 69 जो भी है। भारत के, देखिए इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उसे विचार करते हैं। भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पात्र है। तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसा थोड़े कोई असम का आके यहाँ निर्वाचित हो जाएगा यूपी में। भाई वो उस राज्य में ना निर्वाचक होना चाहिए, अर्थात उसकी वोट बनी होनी चाहिए वहाँ, तभी वो निर्वाचित होने का पात्र होगा। तो पहला तो हुआ गलत। दूसरा क्या है, परिषद को धन विधेयक 14 दिन में वापस करना होता है। तो बिल्कुल सही है ये। आपको धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में भी सेम ही कंडीशन है, राज्यसभा को भी 14 दिन में वापस करना पड़ता है, वो रोक ही नहीं सकती उसको। तीसरा क्या है, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये गलत है, हो सकता है। ऐसे जैसे प्रधानमंत्री जी होते हैं, कोई भी मंत्री होता है हमारे यहाँ, वो भले ही लोकसभा के इलेक्शन हार गया हो तब भी ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर बनाए गए थे। वो भले ही राज्यसभा का सदस्य भी नहीं हो तब भी, केवल 6 महीने में एक कंडीशन होती है कि 6 मंथ के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है, तो वो मंत्री बन सकता है। तो क्या पूछा है इसमें, सही पूछा है। तो कितने सही है, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। कौन से वाला, 2, नंबर 2 सही है। 16वां चलते हैं, प्राकलन समिति अर्थात एस्टिमेशन कमेटी जो बोलते हैं, या आकलन समिति बोल देते हैं इसको, इसके बारे में सही कथन बताने। इसमें केवल लोकसभा से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। तो ये कथन सही है। इसमें कितने सदस्य होते हैं आपको पता होगा, इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा का कोई नहीं होगा, सारे कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। तो केवल लोकसभा से है, सही है कथन। दूसरा क्या है, यह संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट अनुमानों का जांच करती है। तो बिल्कुल इसका काम यही है, बजट का अनुमान जांच करती है, सारा बजट में सही सही पेश किया गया है कि नहीं, जो भी मांगे हैं। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर हो गया सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है ना, किस भाग में आप ये बताएंगे, है ना, किस अनुच्छेद के तहत है, कहाँ से कहाँ तक इसकी एक रेंज होती है वो बताएंगे आप कमेंट में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय केंद्र द्वारा कराधान से मुक्त है। तो ये नहीं है, उल्टा है इसमें ना, जो केंद्र के होंगे उनमें कराधान से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं, किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्तियां कराधान के अधीन होती है। तो ये क्वेश्चन ये भी गलत है, क्योंकि उल्टा बताया ना, तो उल्टा होगा इसका। अगर वो केंद्र की है, राज्य की सरकार के भीतर है, तो कराधान के अधीन नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन दोनों ही कथन गलत हो गए। उत्तर हो गया इसका डी। 18 देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, इसको कैंसिल कर दिया था कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, पारदर्शिता की कमी है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन दिया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एनजीओ के रूप में है, ये नहीं, ये कंपनी अधिनियम के है, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत है। ये याद रखिए, आप काम आएगा। तो ये तो हुआ गलत। ये ट्रस्ट भारत में पंजीकृत कंपनियों और भारतीय नागरिकों से अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो सही होगा, और कौन करेगा भाई, बाहर के लोग तो बैन है इसके अंदर। इलेक्टोरल ट्रस्ट को प्रत्येक वर्ष पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा, ये भी गलत है, ये प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। दूसरा क्या है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपनी आय का कुल 50% पात्र राजनीतिक दलों में वितरित करना होगा, बिल्कुल गलत है। इसमें इनको 95% देना पड़ता है, और 5% ये अपने प्रशासनिक खर्चों वगैरह के लिए रख सकते हैं। तो ये भी हुआ गलत, तो केवल बी सही है। आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल्स, आपको पता होगा किसके, अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा रट लीजिए। पहला इस कथन क्या है, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो ये तो होता ही नहीं, सलाहकारी प्रवृत्ति होती है। पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, नहीं, बिल्कुल गृह मंत्री की अध्यक्षता होती है इसकी। एक स्थायी समिति विद्यमान है, तो ये भी गलत हुआ, गृह मंत्री जी करते हैं इसकी अध्यक्ष जो है आईएससी के। परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना अनिवार्य है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 3 बार बैठक करना अनिवार्य है। तो कितने सही है, कोई भी सही नहीं है भाई, सारे गलत हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, जो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाए जा रहे हैं उसके संबंध में ये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन क्या है, 2.0 का लक्ष्य 2030 तक संपूर्ण भारत में 100 Mbps की न्यूनतम ब्रॉडबैंड जो है डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करना है। तो ये सही है। देखिए कितनी अच्छी स्पीड मिलेगी। अब क्या है, गांव में लोग खूब यूट्यूब वगैरह देखेंगे और क्लिप देखेंगे और रील देखेंगे, क्योंकि सही से यूज तो कोई करेगा नहीं, जबकि इसका सही यूज करना चाहिए। इस मिशन का क्रियान्वयन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल ये तो लॉजिक सीधा है, तो उत्तर हो गया सी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न तो ये प्रथमतः मतदान के अधिकार है ना, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और न ही उनके द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो निर्णायक मत के हकदार है। तो ये हो जाता है गलत, है ना। ये गलत क्यों हो जाता है, देखिए अनुच्छेद 181 के अनुसार क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। जब उनको हटाने का, खुद को ही हटाने का प्रस्ताव होगा तो अध्यक्षता कैसे करेंगे भाई। दूसरा क्या है, यदि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ना, तो उन्हें बोलने का भी अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, और पहली बार में वो मत भी कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं पहली बार में ना। लेकिन अगर उनके वोट बराबर हो जाएंगे, मतलब सदन के सभी सदस्यों के, तो निर्णायक मत यहाँ वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हो गया गलत, है ना, क्योंकि इसमें दोनों दिया ना, प्रथमतः तो अधिकार है, ऐसा नहीं कि वोट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी तो सदन के सदस्य ही हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यक्ष के कार्यों का करते हुए का निर्वहन करेगा। तो ये गलत है, राज्यपाल थोड़ा ही करता है ये काम भाई, जो सदन के सदस्य होंगे उन्हीं में से तो कोई अध्यक्ष बनेगा। तो ये काम क्या करता है, राज्यपाल किसी एक सदस्य को नियुक्त कर देता है अगर दोनों ही गायब हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठते हैं चेयर पर, आपको पता होगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यपाल किसी एक जो सीनियर होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, सदस्य होगा सदन का, उनको बोल देगा कि आप बैठिए और चेयर संभालिए। तो ये गलत हो गया।
उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं, बिल्कुल सही है। और जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, गलत है। ये दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं, याद रख लीजिए। अध्यक्ष जी जो करेंगे और उपाध्यक्ष जी, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, ये इनको देगा त्यागपत्र और ये इनको दे देगा। चलो, दूसरों को परेशान नहीं करते हैं ये लोग। तो ये हुआ गलत, तो तीनों ही गलत है इसमें। कितने सही है? कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा डी। स्वामित्व योजना आपको पता होगा, पंचायती राज मंत्रालय क्या कर रहा है, गांव गांव में जो है घरों की जो ज़मीन है उनका एक वो कर रहा है, आईडी बना रहा है और उसका स्वामित्व दे रहा है, कौन इसका मालिक है। तो इसके संदर्भ में कथन देखने क्या क्या है। और ये भी याद रखना, इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 24 अप्रैल को हुई थी 2020 में, है ना, ये याद रखिए आप। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये भी याद रखना है। स्वामित्व की फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, पूछता तो नहीं है वैसे। इसका होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड, अर्थात अच्छी टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। तो कथन देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामित्व निर्धारण करना है, बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय, नहीं बताया ना, पंचायती राज मंत्रालय। और केवल पंचायती राज मंत्रालय अकेला नहीं होता है ना, तो ये तो गलत हो गया हमारा। तो पंचायती राज मंत्रालय के साथ क्या होता है, राज्य का जो राजस्व विभाग होता है, राज्य का जो पंचायती राज विभाग होता है, और जब भाई सर्वे का काम है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी होगा। तो ये सब मिलकर काम करते हैं, संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वित होती है। तो ये हो गया गलत, तो इसका केवल एक सही है, उत्तर हुआ ये। चलते हैं 23वें क्वेश्चन के ऊपर। 23वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो देखिए, यदि उसे अनडिस्चार्ज दिवालिया घोषित कर दिया हो तो ये सही है। दूसरा क्या है, यदि सक्षम न्यायालय द्वारा से विकृत चित्त, तो यानी कि विकृत मानसिकता वाला घोषित कर दिया हो तो ये भी सही है। यदि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत उसे अयोग्य ठहराया गया हो तो ये भी सही है। 10वीं अनुसूची तो आपको पता ही है, इसमें क्या है, दल बदल कानून है ना 10वीं अनुसूची में, तो ये भी याद रखिए क्योंकि इनकी मैपिंग भी आ जाती है कई बार। तो तीनों सही हैं। आगे चलते हैं तेजी से। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पता होगा आपको, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 क्या है, ये स्थानीय निकायों से संबंधित है, 73वां पंचायत से और 74वां नगर पालिकाओं से। तो नगर पालिका वाला बता रहे क्या है, इस अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया। तो ये तो पता ही है आपको, पंचायत का 5 वर्ष का होता है और नगर पालिका का भी, तो ये सही है। दूसरा क्या है, विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि तक ही कार्य कर सकती है। तो ये भी सही है। देखिए, अगर 5 साल का उनका कार्यकाल है ना, और नगर पालिका का जो है ना वो 3 साल में गिर जाती है, तो जो नए चुनाव होंगे वो तो केवल 2 साल के लिए कार्य करेंगे। यही सेम पंचायत के ऊपर भी है। अगर ग्राम प्रधान कोई बना है 5 साल के लिए और 2 साल बाद वो हट जाता है किसी कारणों से, तो जो बाकी जो पंचायत इलेक्शन होगा उस गाँव में वो 3 साल के लिए होगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो दोनों कथन सही है, इसका उत्तर हो गया सी। 25वां देखते हैं, हाई कोर्ट का क्वेश्चन आ गया। भारत में हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, केवल प्रतिष्ठित है अर्थात कोई बड़ा अधिवेता है, एडवोकेट है, केवल इस आधार पर उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है, क्योंकि इसमें क्या है, 10 वर्ष का अनुभव भी तो मांगते हैं। अगर ये लिखा होता 10 वर्ष के अनुभव के साथ प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को, तो फिर ये सही हो जाता। अगला क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया है। तो देखिए, इनका कोई निश्चित कार्यकाल थोड़ा है कि भाई 5 साल के लिए बनेंगे या 6 साल के लिए बनेंगे। ये तो इनकी तो अधिकतम आयु होती है केवल कि 62 वर्ष तक की आयु तक के बनेंगे। तो वो 62 वर्ष की आयु चाहे 5 साल में पूरी हो या चाहे 10 साल में, तब तक वो बने रहेंगे। तो निश्चित कार्यकाल नहीं है ना, तो ये गलत हो जाए कथन। न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के सक्षम शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेता है। तो बिल्कुल सही है। ये जो है, जो जिस भी राज्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा वहीं के राज्यपाल के सामने शपथ लेंगे। तो उत्तर हो गया 1 और 3 सही है, सही पूछा है तो ये उत्तर हो गया।
27वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां, कृषि खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति कंपाला घोषणा हाल ही में सुर्खियों में रही। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको पता होगा कंपाला कहाँ है? अफ्रीका में। किसकी राजधानी है? युगांडा की। तो सीधी सी बात है, अफ्रीकी संघ के द्वारा ही किया गया होगा। इसका उत्तर तो ये समझ में आ गया सीधा। इससे पूर्व क्या थी? जो इससे पूर्व की जो घोषणा थी, एक मालाबो घोषणा थी, वो अभी समाप्त हो रही है। तो उसके स्थान पर अब ये नई घोषणा आ जाएगी। इसमें क्या है कि वहाँ कृषि उत्पादों को बढ़ाना और ये सब चीज़ें हैं। जो अफ्रीका यूनियन है उसके 55 देश है। अफ्रीकन यूनियन में आपको पता होगा, इनको अभी जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ तो उसको G20 का भी सदस्य बनाया गया था। अब जी में क्या होगा, G20 की वजह 21 हो गई है ना। तो इसमें क्या है, ये इस प्रकार की एक घोषणा है कि भाई कैसे कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा। बस कुल मिला के इतना समझ लीजिए। 27वां, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसके बारे में कथन बताने कौन सही है? इसका उद्देश्य किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना है। तो ये देखिए कॉमन सेंस है कि भाई यही तो होगा इस काम में, और क्या करेगा, है ना। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य ग्रामीण मुर्गी पालन और चारा उत्पादन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसका कार्यान्वयन मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, इसमें सत्य पूछा, तीनों सही है। 28वां देखते हैं, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के माध्यम से की गई है। तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या होता है, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 के तहत इनकी जो है स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, ये गलत हो गया। इसके पीठासीन अधिकारी क्या है? अर्थात न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जो भी वहाँ का उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, तो सही है। और जब राज्य में तो राज्य का हाईकोर्ट की ही परामर्श चलेगी। तीसरा क्या है, इसमें फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायिक शक्ति प्रदान होती है, तो सही है। फौजदारी क्या होते हैं? जो लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं, जैसे किसी ने किसी का सर फोड़ दिया तो वो फौजदारी का मुकदमा होगा। और दीवानी हमारे ये राजस्व वगैरह संबंधित हैं, जैसे कोई अन्य मामला है लड़ाई झगड़े से अलावा। तो 2 और 3 हो गए, तो केवल 2 कथन सही है, पहला गलत है। कौन से सही है? 2 और 3 सही है ना। तो उत्तर इसका बी हो जाएगा। और देखिए ये गलत क्यों था राज्य विधानमंडल? क्योंकि वो जो हमारा ग्राम न्यायालय अधिनियम अभी बताया था आपको, न्यायालय अधिनियम जो है 2008, ये किसने बनाया था? ये संसद ने पारित किया था। तो इसकी जो स्थापना है संसद द्वारा पारित कानून के तहत की गई है, और वही करते हैं, की गई है मतलब। हाँ, 29वां क्वेश्चन देखते हैं, भार्गवास्त्र। अब आपने देखा कि बड़ा छोटा सा उपकरण था ये। ऐसे क्या करता है, इसमें ऐसे बैरल से लगे रहता है और यहाँ से मिसाइल लॉन्च करता है। कोई भी दुश्मन का ड्रोन वगैरह आता है या मिसाइल आती है, उसको ट्रैक करके ना ये डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बड़े काम का है, सस्ता से जुगाड़ है और बड़ी मात्रा में बड़े अच्छे से काम करता है। ये देखिए क्या है, इसका कार्य पूछ रहा है, कौन कौन से सही है। यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिससे स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं? जब ड्रोन के झुंड आते हैं। देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन जो है ना तुर्की से लिए थे और हमारे देश के ऊपर छोड़े थे, और हम लोगों ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, एक भी गिरा नहीं था। पाकिस्तान को क्या किया, उसकी औकात दिखा दी थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आभासी लक्ष्यों का सफलतापूर्वक हमला कर देगी, बिल्कुल सही है। यह बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले को मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अभी बताया, यही तो काम ये कर रहा है। बड़े पैमाने पे भी अगर ड्रोन आते हैं, चाहे कितने भी आ जाए, 50-100, तो ये सबको निपटा देगा खल्लास। तो 1 और 2 सही है, तीसरा है गलत। 30वां देखते हैं, कौन सा विधेयक राज्य की विधानसभा के विघटन पर निरस्त हो जाता है? तो ये दोस्तों बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ है, मैं इसको आपको थोड़ा लॉजिक के साथ समझाऊंगा। देखिए पहले तो उत्तर देखिए, फिर लॉजिक से समझते हैं। विधान परिषद में लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, तो क्या ये निरस्त हो जाएगा? ये नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा अभी। विधानसभा में लंबित ऐसा विधेयक जो विधानसभा में ही उत्पन्न हुआ हो, मतलब वो विधानसभा में आ गया है ना, और उसमें वो लंबित है, अभी वोट नहीं की, तो ये निरस्त हो जाएगा।
100%। तीसरा क्या है, विधान मंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हो, अर्थात इधर से पास होने के बाद ही तो जाएगा वो, तो ये निरस्त होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा निरस्त। तो उत्तर तो इसका है 2, है ना, बी। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए देखिए जैसे इसे लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि सेम लॉजिक यहाँ भी चलता है और सेम ही लॉजिक राज्य की विधानसभा और विधानमंडल में चलता है। अब ये देखिए कोई भी बिल लोकसभा में अगर आया है और फिर राज्यसभा में, दोनों से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, तो आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट साहब। तो इसको थोड़ा लॉजिक से समझिए। देखिए कोई सरकार है, मान लिया अभी जैसे एनडीए की सरकार है, अगर वो लोकसभा में पारित कर देती है, ठीक है भाई, इन्होंने कहा हमें एक बिल है, हमारे काम का बिल है, और वो राज्यसभा को भेज देती है, इसी बीच क्या हुआ, सरकार गिर गई, है ना, हो सकता है नई सरकार किसी और की बन जाए। तो अब ये समझिए ये कहाँ तक वाजिब है कि जो पुराने सरकार द्वारा बिल पास किया गया था उसको हम निरस्त अब आगे बढ़ाएं। भाई ये तो चाहेगी नहीं, या चाहे भी लेकिन इसकी मर्जी है ना, तो ये बिल इस प्रकार से हो जाएगा निरस्त। अर्थात कोई भी बिल अगर लोकसभा में और राज्य के स्तर पर क्या होगा, विधानसभा, और इधर विधान परिषद होगी, सेम लॉजिक है। कोई भी बिल अगर लोकसभा में पारित है और राज्यसभा में, लोकसभा से पारित किया, राज्यसभा में लंबित है, लेकिन सरकार गिर गई, तो वो बिल निरस्त हो जाएगा। दूसरा समझिए, अब दूसरा लॉजिक समझिए इसका, है ना, कोई भी बिल अगर राज्यसभा से पारित किया गया और वो लोकसभा में लंबित है, इसी बीच क्या लोकसभा का हो जाता है विघटन, अर्थात ये सरकार गिर गई। तो अब आप बताइए लॉजिक से, ये बिल निरस्त होना चाहिए कि नहीं, ये बिल निरस्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई नई सरकार आएगी, उसको तो बिल के ऊपर वोट करके गिरा सकते हैं, उसको अधिकार है बिल एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, तो ऐसे इस बिल को क्यों रिजेक्ट करेंगे, तो ये निरस्त नहीं होगा। अच्छा अब आप कहोगे जी ऐसे तो राज्यसभा में भी तो सदस्य बैठे हैं उस सरकार के, हाँ लेकिन राज्यसभा के सदस्य आपको पता होगा ना, जब लोकसभा गिर जाती है, भंग हो जाती है, तो राज्यसभा के सदस्य तो एज इट इज रहेंगे, वो भले ही किसी भी दल के हों। और राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है मेनली। तो जब राज्य ये जो है ये तो कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है यहाँ से पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जाएगा तो नई सरकार चाहेगी तो निरस्त करे, ना चाहे तो ना करे, बिल को एक्सेप्ट कर ले। तो ये 2 कंडीशन तो ये होगी, इन कंडीशन में निरस्त होगा कि नहीं होगा बता दिया। अब तीसरी कंडीशन है, इधर से भी पास हुआ, इधर से भी पास हो गया, अब प्रेसिडेंट या राज्यपाल के साइन के लिए चला गया, तो इसके बाद ये विघटन हो जाता है राज्य लोकसभा का। तो भाई अब ये बिल जो है निरस्त नहीं होगा, क्योंकि सोच समझ कर ही तो इन्होंने बिल पास किया। चलो ठीक है ये सरकार चली गई, अब आप कह रहे हो कि नई सरकार चाहेगी ना ये बिल, लेकिन अब राज्यसभा तो उसे पास कर चुकी ना, ये काम जो होना था इसका पहला हाफ हो चुका पूरा, जो संसद का काम होता है, संसद लोकसभा राज्यसभा उसका भी नंग है ना। अब राष्ट्रपति जी को क्या है, साइन करे उसके ऊपर या ना करे, लेकिन ये बिल जो है निरस्त नहीं होगा। तो इसका लॉजिक था, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राय मीडिया में सुर्खियों में रहा पंच मिशन क्या है। यह मिशन विशेष रूप से 3D में कोरोना ये वायरस नहीं है, ये सूरज का कोरोना होता है, जो सूरज आग निकलती है ना जहाँ से, कोरोना, और सौर पवनों के मापन के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, मान लिया आपने पढ़ाने जरूरत है नहीं, तो आप समझिए कि पोलराइजेशन है, और पी से ये पंच जो है इसका, इस पी का मतलब पोलराइजेशन ही होगा। तो इस प्रकार से आप तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ जरूरी नहीं कि सब लोग पढ़ कर ही जाए। तो क्या है, पहला सही है। अब इसमें तो एक ही है, बाकी सब गलत होंगे। अब ये तो ये अलग है, गुरुत्वाकर्षण है या मंगल ग्रह है या वैज्ञानिक न्यूट्रिनो, ये सब गलत हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा कुछ है ही नहीं, और वैसे भी एक ही सही होगा। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ना आप अपना टाइम बचाया करिए, जैसे एग्जाम में ये है ना, ये वाला है, अब जब ये आपको पता ही है तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपका बस एक नज़र देख लिया और कम से कम 10 सेकंड आप बचा पाओगे अपने, उसको किसी और क्वेश्चन में लगाइए फिर। अब देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या कथन है, विचार करते हैं। सही पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के पास संसद के किसी भी, देखिए किसी भी सदन के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं, किसकी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, प्लस क्या हो, उनकी एक आयु भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आयु बताइए, 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम जो है प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, संविधान संसद को राष्ट्रपति के भत्ते, परिलब्धियां और विशेषाधिकार निर्धारित करने की हकदार देते, बिल्कुल देगी, और कौन करेगा,
तो दूसरा सही है, पहला गलत है। कौन सा सही है? केवल 2 सही है, उत्तर बी हो गया इसका। 33वें में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन अर्थात नॉमिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से नामित किया जाता है। ये गलत है। कौन करते हैं इनको नामित? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। वो राष्ट्रपति जी करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को, है ना, जिनका अनुभव किसमें होता है? साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। ये चारों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये चारों इसलिए याद रखने, कई बार पूछता भी है ये ना। और जब विधान परिषद में जो राज्यपाल करते हैं ना नामित, उनमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, वो आप कमेंट में बताएंगे, क्या बताएंगे, क्योंकि उसमें सेम एज इट इज़ नहीं होते, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ये आप देख लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है यूपीएससी या पीसीएस भी। दूसरा क्या है? यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नहीं, यह प्रावधान जो है हमने लिया था कहाँ से? आयरलैंड, आयरिश संविधान इसे बोलते हैं। आयरिश लिखा जाएगा या आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड है ना, ये याद रख लीजिए। देखो, ये प्रावधान तो लिया गया कहाँ से? इसमें 2 चीज़ें हैं कन्फ्यूजन वाली, वो मैं बता देता हूँ। प्रावधान कहाँ से लिया गया? प्रावधान अगर पूछते हैं तो आयरलैंड या आयरिश संविधान से, आयरिश संविधान से। अब प्रावधान तो वहाँ से लिया, ठीक है कि जी हम कुछ सदस्यों को मनोनयन करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ये प्रावधान तो लिया हमने। सीख कहाँ से ली? आयरिश संविधान में। लेकिन जो इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये कौन करेगा? जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो राष्ट्रपति जी करते हैं, किसमें? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में। तो ये प्रक्रिया ली गई है हमारी दक्षिण, चुनाव की जो इनकी प्रक्रिया है, अगर ऐसा लिखता है चुनाव प्रक्रिया कहाँ से ली गई है इनकी, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो ये 2 अंतर याद रख लीजिए, इसमें ना थोड़ा घुमाते हैं यहाँ कई बार क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो गया? तो ये दोनों गलत हैं फिलहाल। तो उत्तर इसका क्या हुआ हमारा? ये भी गलत, ये भी गलत। तो उत्तर हो गया हमारा डी। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संवैधानिक रूप से 5 वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा है? नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कब तक का इनका कार्यकाल होता है? भाई जब तक चाहिए, जब तक ये अपना बहुमत में है या इनकी पार्टी चाह रही है तो ये रहेंगे, नहीं तो बीच में बदल सकते हैं। तो कार्यकाल कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अच्छा, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत या इच्छा का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा देंगे, वो ऐसा नहीं हटाते ये, क्योंकि ये तब तक बने रहेंगे जब तक सदन में बहुमत है। ये आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय बर्खास्त कर दिया भाई प्रसाद पर्यंत है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं ना। मंत्री परिषद सलाह देगी तो मैं प्रधानमंत्री को हटाएंगे, और मंत्री परिषद की सलाह के बगैर राष्ट्रपति जी कुछ करते नहीं है। और मंत्री परिषद की सलाह मतलब क्या है भाई? वो तो सब एक ही पार्टी के लोग हैं ना, उन्होंने ही तो अपना नेता चुना, तो वो चाहेंगे तो बदल देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बदलेंगे, सीधी सी बात है। तो दूसरा देखते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है ना, ये ऐसा संविधान में कहीं से नहीं लिखा है कि भाई बाध्य है कि नहीं है। ये केवल एक परंपरा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दल होगा, सीधी सी बात है, वही सरकार बनाएगा। तो ये संसदीय प्रणाली की एक परंपरा है, संविधान में स्पष्ट नहीं है कहीं भी। तो ये भी हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्ति के पात्र हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? इनफैक्ट कोई राज्यसभा का सदस्य है या नहीं है, लोकसभा का है या नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शर्त क्या है? 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी पड़ती है किसी भी एक सदन की। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो उस टाइम सदस्य नहीं थे किसी भी सदन का, फिर वो उनको क्या है, उनको राज्यसभा से जिताया गया था। ऐसा कई बार हुआ है कई प्रधानमंत्रियों के केस में। ऐसे मुख्यमंत्री के केस में भी होता है, सीधा सा लॉजिक है। तो ये हो सकता है। अब कितने कथन सत्य हैं इसमें? केवल एक कथन सत्य है। कौन सा? तीसरा वाला, बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान सही पूछ रहा है, पहले ये देख लेना है। संविधान में राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या और उनका पदानुक्रम स्पष्ट है। तो संविधान में थोड़ा ही है।
ये तो हमारा क्या है, 91वें संविधान संशोधन जो आया था 2003 में, अभी बताया था आपको, 91वें संविधान संशोधन में निर्धारित की गई थी केंद्र की कितनी थी, 15%, है ना, और राज्य में इसका क्या है, 15% तो होगी, ये तो सही है, लेकिन 12 कम से कम भी होंगे, ये भी एक शर्त जोड़ दी थी, है ना, क्योंकि कुछ राज्यों की क्या है, सीट ही कम है, तो वहाँ 15% में चला कि केवल 5 ही लोग बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो मिनिमम 12 होंगे और अधिकतम 15% होंगे, तो ये आप याद रख लीजिए। दूसरा क्या है, परिषद की सलाह, दी गई सलाह के संबंध में राज्यपाल किसी भी न्यायालय से प्रश्न नहीं किया जा सकता। अच्छा, मंत्रिपरिषद उसे क्या सलाह दे रही है, ये कोई भी जाके कोर्ट में नहीं पूछ सकता कि भाई क्या सलाह दी है, या क्यों सलाह दी है, क्या गलत है कि सही है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान में मंत्रिपरिषद के लिए एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है, तो ये भी गलत है भाई, ये तो बताया ना, जब तक क्या है, मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छा से रहती है, और जब तक बहुमत है तब तक वो रहेगी, उनकी मर्जी है, तो ये गलत हो गया, तो केवल 2 सही है, उत्तर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जब कोई सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ नहीं लेता है, देखिए इसका अर्थ है कि सदस्य बन तो गया, लेकिन शपथ लेने के बाद ही वहाँ बैठते हैं ना अंदर, जो भी, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में तभी बैठेगा जब वो शपथ ले लेता है, अगर वो नहीं लेता है तो पूछा है क्या होता है, वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो एक किस्म से क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया ना, है ना, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, वह संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र नहीं होता है, तो ये सही है, जब शपथ ले लेगा तब वो उसको ये सब सुविधाएं मिलेंगी, और अगर शपथ लिए बिना वगैरह वो बैठता है या वो मतदान करता है तो उसको 500 रुपये डेली का फाइन लेना पड़ता है, ये भी देख लीजिए आप, कितना नुकसान हो जाएगा जेब से। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 2 सही होगा, उत्तर इसका बी हो गया 36वें का, केवल 2 सही है। 37वां देखते हैं, संसद के सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद में आपको पता होगा सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं कुछ विशेषाधिकार, तो सामूहिक विशेषाधिकार पूछ रहे हैं, क्या है, संसद अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों को इन्हें प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाए, क्योंकि इन्हें रोकने का भी अधिकार है, सदन चाहे तो किसी को रोक सकता है मीडिया को भाई प्रकाशित नहीं करना है, तो ये हो गया गलत। दूसरा क्या है, संसद अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकते हैं, बिल्कुल, संसद सुप्रीम है। संसद के सदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास और रिहाई के बारे में तत्काल सूचना पाने का अधिकार है, बिल्कुल है, तो यही तो विशेष अधिकार है इनको, तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही, तो उत्तर हो गया बी इसका। अच्छा, ये नहीं पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं वाला हो जाएगा उत्तर ए, अगर सही पूछता है तो उत्तर ये भी हो जाता है। देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़े, जल्दबाजी में आया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कई बार, जैसे मैंने अभी की जल्दबाजी। देखिए ये देखते हैं क्या है, ये समिति के बारे में किसी के बताया गया है। समिति के सदस्यों को दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित किया जाता है, यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस में भी सहायता करती है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर विचार करती है। तो ये भाई कि कौन सी समिति है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये विभागीय संबंधी स्थायी समिति है। कितनी समिति होती है विभागीय संबंधी, ये 17 समिति होती हैं विभागीय संबंधी जो है। अब पहले 17 थी, अब इनको बढ़ाकर 17 से 24 कर दिया गया। कब से किया गया था ये, 1993 से, ये याद कर लीजिए। 1993 तक ये 17 समिति थी, और 2000 कब से, 2004 से ये बढ़ाकर कर दी गई इनकी जो है 24, क्योंकि 2000 अभी क्या है, अब विभाग इतने सारे हो गए तो 17 से काम नहीं चलेगा, इसलिए इनकी संख्या 24 कर दी गई है। ये आपको याद रखना है, हर एक सदस्य में 31 मैक्सिमम, प्रत्येक समिति में जो है 31 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा से 21 होंगे, अच्छा, और राज्यसभा से 10 होंगे, ये भी याद रख लीजिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी याद रख लीजिए आप। चल, तो इसका उत्तर डी हो गया था। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, पहला पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से, बिल्कुल भाई खुले में थोड़ा ही होता है, गुप्त होता है एकदम, ये सही है।
निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत साधारण बहुमत पर होता है। गलत है ये, क्योंकि इनका मतदान आपको देखा होगा ऐसा थोड़ा है कि एक व्यक्ति देगा उसकी एक वोट मानी जाएगी। इसमें ना हर एमएलए एमपी का वोट का जो है अनुपात अलग अलग होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर पूछते हैं, आपको बोलना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, न कि ये जो बताया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये नहीं होता है। और नोटा इसमें नहीं होता है ना, इसमें कोई नोटा वोटा नहीं है भाई। आप राष्ट्रपति के लिए जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनकी बेइज्जती थोड़े ही करोगे आप नोटा, ये तो छोटे स्तर पर होता है। तो ये सही है, तो 1 और 3 सही है, सही पूछा है इसमें, उत्तर हो जाएगा ए। अब 40वां देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बताना है, किसी भी संविधान के प्रारंभ से पहले कि किसी संधि, अच्छा ये किसी भी क्या है, तो हमारे तो संविधान है, ऐसे लिखना चाहिए। संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति के लिए तो बाध्यकारी नहीं है ना, माने ना माने ये उनकी मर्जी है। तो पहला कथन हो गया सही, है ना। दूसरा कथन देखते हैं, भाई वो कुछ भी सलाह दे, राष्ट्रपति माने ना माने ये मर्जी है उनकी, है ना। यदि राष्ट्रपति किसी विधि संबंधी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के से संबंधित मामले को न्यायालय को सौंपता है, तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना क्या अनिवार्य है? नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भाई इतना हल्के में नहीं ले सकते हम उनको, तो वो मना कर सकता है। जैसे आपने वो मीम देखी होगी, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये उनकी मर्जी है। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है राष्ट्रपति को राय लेने का अधिकार? अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद भी कितना अच्छा है, 143। इधर ये 143 क्वेश्चन भी लिख रहा हुआ है। तो 143 अर्थात जैसे आम भाषा में बच्चे बोलते हैं कि आई लव यू, तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए आप। ये टिक है दोस्तों, और कुछ नहीं। और जैसे प्यार में नोक झोंक होती रहती, कोई बताए ना बताए, कोई बात माने ना माने, तो ऐसे इसको याद कर लीजिए। एक ट्रिक है ये, किसी का मजाक उड़ाने की वो नहीं है, लेकिन ट्रिक तो याद करनी होगी हमें, तो याद करने कर लीजिए आप, है ना। जब कोई संविधान से पूर्व संधि हुई तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरी बात मानो, राष्ट्रपति कहा नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, है ना। और जब राष्ट्रपति जी कह रहे हैं किसी मामले पर सलाह दो, वो भाई साहब भी कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा। तो ये फन्नी सी ट्रिक आपको याद रहेगी अब, है ना। चलते हैं 41 क्वेश्चन पर। राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग लेते हैं? किसके लेते हैं? विधान परिषद के सदस्यों के, ये तो पता ही लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में, देखिए विधानसभा के हैं, अगर यहाँ विधान परिषद होता वो नहीं लेते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य के उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बिल्कुल लेते हैं। उपराष्ट्रपति के नहीं लेते। उपराष्ट्रपति में कौन कौन होता है? केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें चयनित भी हो गए और मनोनीत भी हो गए। राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं होते, इतना अंतर इनमें है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब क्या होगा? 1 2 3, पहला उत्तर हो गया इसका सी। आगे चलते हैं, 42 क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान भारत के लोक लेखा से किए जाते हैं। तो बताइए ये कथन सही है कि गलत? ये कथन है गलत। ये भारत की किससे देते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं हिंदी में, संचित निधि से किए जाते हैं। ये लोक लेखा जो है, लोक लेखा फंड से नहीं किए जाते हैं। दूसरा क्या है? भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना, इसकी देख रेख ही कौन करती है? मंत्रिपरिषद की देख रेख में होता है ये फंड। तो इसलिए इसका जो भुगतान का है संसद से अनुमोदन जरूरी नहीं है, ये सीधा खर्च कर सकते हैं। तीसरा क्या है? भारत की आकस्मिक निधि अर्थात कंटीजेंसी फंड, जो इमरजेंसी फंड टाइप से होता है, अगर कुछ अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत के सरकार के द्वारा वित्त सचिव द्वारा धारित की जाती है। ये बिल्कुल सही है। ये एक किस्म से ऐसे लिखिए कि इमरजेंसी फंड होता है, जब सरकार चाहेगी तो राष्ट्रपति इनको तुरंत दे सकता है। तो ये आप याद रख लीजिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, सी उत्तर हो गया इसका। 42 का उत्तर हो गया सी। अनुच्छेद याद कर लीजिए एक बार, अनुच्छेद भी यहाँ बार बार पूछता है।
तो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, संचित निधि, इसका अनुच्छेद क्या होता है बताइए, क्योंकि आप कमेंट में नहीं बताओगे, मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 266। और पीएसी जो लोक लेखा होता है, इसका भी यही होता है। इसमें पार्ट होते हैं 1 और 2, बस ये याद कर लीजिए आप। और आकस्मिक निधि ये अलग होता है, इसका ये होता है आकस्मिक निधि होती है अनुच्छेद 267। ये तीनों याद कर लीजिए आप। चलते हैं आगे। डीप सीक तो आपको पता ही है, चैट जीपीटी के जैसा है। कहाँ का है ये? चीन का है स्टार्टअप। सीधा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाते हैं। चलते हैं आगे। टीम अर्थात विपणन सक्षमता और व्यापार सक्षमता और विपणन भारत सरकार की एक पहल है। क्या है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में टीम। तो किसके लिए है? देखिए, जब ये व्यापार की बात आएगी तो सीधा एमएसएमई आ जाएगा इसका उत्तर, है ना। तो ये एमएसएमई है सीधा। एमएसएमई मंत्रालय और ओएनडीसी की साझेदारी में शुरू किया गया है टीम, जो एमएसएमई है उनको जो मार्केटिंग वगैरह में हेल्प करता है ना, ऋण वगैरह देने में हेल्प करता है। ये सब याद रख लेना आप। इसका जो है अभी बजट में इसका प्रावधान 277 करोड़ लगभग हुआ था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो 50% महिला नेतृत्व वाले व्यवसाय है उनको ये प्राथमिकता देता है। इतना ही याद रखना है, इससे आगे जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। 46 राज्य सूची। हाँ देखिए, राज्य सूची के विषयों पर संसदीय कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही पूछ रहा है, ये देख लेते हैं एक बार सही क्या है। यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। बिल्कुल यही है नियम जो है। दूसरा क्या है, ऐसे कानून अनिश्चित काल तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें संसद द्वारा निरस्त न किया जाए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ही ये जो प्रस्ताव पास होता है वो तो 1 साल के लिए होता है, और अगर वो प्रस्ताव खत्म हो जाता है, दोबारा उसे पास नहीं किया जाता है, तो उसके 6 माह बाद ना ये कानून अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है निरस्त। तो ये याद रखना है आपको। तो अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है। ये कानून क्या है ना, देखिए ये कानून राज्यसभा ने बनाया। अब ये ऐसा नहीं कि एक बार बनाया तो बन ही गया, जैसे लोकसभा बना देती है, लोकसभा और राज्यसभा पास करके। भाई हम कुछ शॉर्टकट ले रहे हैं तो उसके साथ लिमिटेशन भी होगी ना। तो ये कानून क्या है, प्रस्ताव जो ये कानून बनाने का प्रस्ताव है 1 साल तक लागू रहेगा। समझिए कि 1 साल तक ये कानून आराम से रोक टोक चलेगा। फिर से ये पास कराना पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। कब होगा ख़त्म? उसके 6 महीने तक। ये समझिए कि बफर पीरियड है, 6 महीने तक का टाइम मिलता है, नहीं तो ये ख़त्म। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया गलत, दूसरा कथन हो गया गलत। एक बार संसद द्वारा ऐसा कानून अधिनियमित कर दिए जाने पर राज्य विधानमंडलों की उस विषयों पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है? नहीं, ये नहीं होगा। राज्य भी सेम कोई विषय है राज्य सूची का, मान लिया भूमि है ना, तो केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन जब दोनों में टकराव होगा तो किसकी बात मानी जाएगी? भाई कॉमन सेंस, सीधी सी बात है, केंद्र की बात मानी जाएगी, संसद। क्योंकि हमारा संविधान क्या है भाई, थोड़ा सा झुकाव एकात्म की ओर है, भले ही संघीय है। तो ये आप एकात्म विशेषता में भी लिख सकते हैं, जैसे कल बताया था ना। तो ये समाप्त हो जाएगी, नहीं, ये गलत हो गया क्वेश्चन। तो सही कौन सा है? केवल ए, अर्थात 45 का उत्तर हो गया ए। 46 देखते हैं। अभी न्यूज में आपने देखा होगा कि डाक मत बैलेट पेपर के थ्रू जो मतदान है बड़ा चर्चा में था। तो उसी के ऊपर एक पूछा है कि कौन कौन कर सकते हैं डाक मत से मतदान या प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से। तो अनिवासी भारतीय नहीं कर सकते। भाई अनिवासी बाहर से तो करोड़ों की संख्या में बाहर है, तो उनके लिए तो बड़ा तामझाम हो जाएगा करोड़ों मतपत्र मंगवाना। दूसरा क्या है, सशस्त्र बल के सदस्य ये कर सकते हैं, इनको अधिकार होता है। विदेश में नियुक्त भारतीय राजनयिक ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्योंकि फिर देखिए ना कितनी गड़बड़ी हो जाएगी, किस किस का पासपोर्ट मैच कराते फिरेंगे। तो अभी हालांकि इस पर विचार चल रहा है कि इनको भी कुछ अधिकार दिए जाए जो एनआरआई हैं हमारे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बैलेट पेपर के थ्रू इनका लेना, तो फिर रिस्की हो सकता है मामला। चुनाव में जो है पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। तो पहला नहीं है, दूसरा और तीसरा है। तो इसमें केवल 2 हैं, दूसरा एंड तीसरा। अच्छा, सशस्त्र बल में आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। ये असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ है ना, ये सब जो होते हैं ये सशस्त्र बल बोलते हैं ना, क्योंकि इनकी ड्यूटी इधर उधर लगी रहती है, तो उनको भी वोट देने का अधिकार है। एनएसजी, बीआरओ ये सब होते हैं ना। चलते हैं आगे। न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना अत्यंत कठिन बना दिया गया, ये तो पता ही है।
अभी हमारे जो एक जिनके घर में रुपए पाए गए थे, क्या थे, यशवंत सिंह है शायद, यशवंत जो भी है उनका नाम है ना, उनको अब तक नहीं हटाएगा। देखिए हालांकि कठिन है ये, इसलिए कठिन है। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या इनकैपेबिलिटी अर्थात क्षमता के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा देखते हैं, न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों वाले प्रस्ताव को सदन के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। ये भी सही है, तभी तो ये कठिन है भाई, दोनों सदन में विशेष बहुमत, ये थोड़ा कठिन ही काम है। तीसरा देखिए, अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। बिल्कुल सही है, अभी तक भारत में नहीं हटाया गया है ना, किसी एक के ऊपर चला था, उन्होंने फिर खुद ही रिजाइन कर दिया था। और अभी जो यशवंत सिंह जो है, इनका नाम यशवंत सिंह है या सर नेम में याद नहीं आ रहा, इनके ऊपर भी जो है क्या है ना, देखिए कितने दिन से हो गया, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक इनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव चलाया नहीं गया। हालांकि सरकार की कोशिश है कि चलाया जाए जल्दी। तो तीनों सही है, इसमें उत्तर हो जाएगा इसका सी। 48 देखते हैं, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको पता होगा, अनुच्छेद 263 के तहत इनका गठन किया गया था, इंटर स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो इसका गठन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा 263 के तहत किया गया था। तो कथन एक सही हो गया। दूसरा क्या है, अपने गठन के बाद से यह केवल शहरी शासन के मामलों का ही निपटारा कर रही है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब इसका गठन हुआ था, कब हुआ था, 1954 में, तो तब ये ग्रामीण प्लस शहरी दोनों करती थी। फिर इसको बाद में चेंज कर दिया गया है ना, 1958 में केवल 4 साल इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया। 1958 में फिर इसको बदल दिया। उसके बाद से शहरी का ही काम कर रही है। अगर लिखते हैं वर्तमान में यह केवल शहरी मामलों का निपटान कर रही है तो ठीक हो जाता, लेकिन गठन के बाद से ही इन्होंने यहाँ घुमाया है, तो ये गलत हो जाएगा। गठन के बाद से तो दोनों का करती थी, ग्रामीण प्लस शहरी, अब केवल शहरी का निपटान करती है। तीसरा देखते हैं, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो अर्थात केवल एक कौन सा नहीं है, 2 वाला नहीं है हमारा। तो इसका उत्तर हो गया ए। देखते हैं 49 क्वेश्चन दोस्तों, अभी 50 करेंगे आज, बाकी कल करते हैं। संविधान के तहत पंचायतों का विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तहत पंचायतों के विघटन का आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई आधार नहीं दिया है विघटन का, लेकिन ये दिया है कि भाई विघटन के बाद अगर जो चुनाव होते हैं वो बची हुई अवधि तक होंगे, ये तो दिया है, लेकिन आधार नहीं है। तो ये आप इसको सही है, ये सही मानते हैं इसको। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर गठित नई पंचायत केवल शेष अवधि तक बनी रहती है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, पंचायत भी और नगर पालिका भी, तो दोनों कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाता है सी। चलते हैं आगे, 50वां क्वेश्चन चलते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं। वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के किसी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। सही है बिल्कुल, ये इसकी योग्यता में स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, उसे 5 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। तो ये कथन नहीं है। कितने साल है बताइए, 7 वर्ष है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, कम से कम 7 वर्ष होने चाहिए। उसके बाद क्या है, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए। तो ये भी सही है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, केवल सही बताना है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका उत्तर हो गया बी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आज हमने किए, बाकी के 50 कल करेंगे। और जो है आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो है लगे रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और क्या करेंगे, जो रंजीत यादव जी जो थे उन्होंने क्या बोला था कि मंजिल को उखाड़ देंगे, तो मंजिल को उखाड़ना नहीं है, मंजिल को पाना है केवल। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।